Namaskar. Classical Mechanics, lecture number 8. In the previous lecture, we have completed our kinematics, and in this lecture, we are going to start our new topic of classical mechanics, that is dynamics, and the introduction to the dynamics and Newton's laws of motion, that are the very basic topics of the dynamics. So, in this lecture, we will deal with these topics. Before starting our topic, make sure that if you are visiting our channel for first time, then click on that subscribe button and push hard or softly, I don't know, but make sure to click the subscribe button. And also at the last of this lecture, please comment in the comment section and give your feedback. However, it seems that the video is helpful for you or not, but please make sure that you must have to give a feedback about the lecture. Okay, it will be helpful for me to improve my lectures, the upcoming lectures or the next lectures which I shall upload on the YouTube at our channel Basic Physics. So without time wasting, let us start our topic, introduction to the dynamics or Newton's laws of motion. I will try to teach you in Hindi and English both because there are many students request me to teach in English, but my English is not so strong, but I will try. Okay, so dynamics, let us start. डायनामिक्स जैसे काइनेमेटिक्स था पिछला जो हम अब तक के जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स में क्या था कि हम ये जानते थे कि अगर कोई भी पार्टिकल है उसके मोशन की स्टडी कर रहे थे, ठीक है, वो किस तरह से मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन, ये सब हमने अलग अलग चीजें हैं प्रोजेक्टाइल में, वो हमने उसका पार्टिकल का जो मोशन, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, वो सारे टॉपिक्स काइनेमेटिक्स में कवर कर लिए थे, जिसमें हमने ये नहीं देखा था कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर किस तरह की फोर्स लग रही है, ठीक है। बट ये जो डायनामिक्स है ना, ये डायनामिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमें जब हम उस पार्टिकल की अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी ऑफ मोशन एक ऐसा स्टडी ऑफ मोशन है, मतलब इस तरह का मोशन। डायनामिक्स में, डायनामिक्स का मतलब ही होता है ना मोशन के अंदर कोई चीज, तो स्टडी ऑफ मोशन है बाय कंसीडरिंग द cause ऑफ मोशन। डायनामिक्स के अंदर हम मोशन का जो कोज है, किस कारण से हो रहा है, जो मेन रीजन है ना मोशन का, कोज ऑफ मोशन जब हमें पता होगा उस टाइम पे हम उसका स्टडी करेंगे उस मोशन की, ठीक है, तो वो हम इंक्लूड करेंगे वो स्टडी डायनामिक्स के अंदर, ठीक, डन। ये तो एक प्रकार का डायनामिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन होगी। काइनेमेटिक्स में हम उसका कोज ऑफ मोशन नहीं जानते थे, ऐसा काइनेमेटिक्स एक ऐसा स्टडी थी जिसके अंदर मोशन की तो स्टडी करते हैं लेकिन उसमें हम कोज ऑफ मोशन के साथ डील नहीं करते, उसके ऊपर कौन सी फला फोर्सेस लग रही है, वट एवर फोर्स मे बी ऑन द पार्टिकल, we not consider any type of forces in the kinematics, but in the dynamics we consider the forces, we consider the cause of motion, that the motion is due to any type of force, which type of force. Okay, so dynamics definition is this. Let us start, let us proceed towards solving the question of dynamics. अब देखिए कि कोई भी अगर क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन डायनेमिक्स का, any question of dynamics can be solved, मतलब जब जिसके अंदर भी कोई भी फोर्सेस गिवन होगी ना, मतलब डायनामिक्स के अंदर क्या होता है, फोर्स गिवन होगी, एनी क्वेश्चन ऑफ डायनामिक्स इन विच फोर्स इज मेंशन्ड, तो उसको सोल्व करने के मेनली हमारे पास दो मेथड है। क्या, कितने मेथड है? दो, टू मेथड्स, पहला और दूसरा, दो ही मेथड है। इन दो मेथड से कोई भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपका डायनेमिक्स का जिसके अंदर उसका कोज ऑफ मोशन गिवन है या फिर जिसके अंदर फोर्स गिवन है, तो वो हम स्टडी कर सकते हैं। पहला जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे। फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? जो न्यूटन ने दी थी, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे बोलते हैं हम, जिसमें हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर जो सेकंड लॉ है उसका सेकंड लॉ मेनली हमें अब तक आपने जो सुना होगा F इज इक्वल टू ma, ठीक है, या फिर जो जनरल जिसके फॉर्म लिख सकते हैं आप F इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक।
तो इस सेकंड लॉ की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन एक प्रकार की नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन प्रकार की है मेनली डायनेमिक्स के अंदर। इक्वेशन ऑफ मोशन एक तो पहली है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, जो सेकंड आती है ना ये फर्स्ट पार्ट है, और जो सेकंड है वो है लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन लैग्रेंजिस स्पेलिंग आप देख लेना इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि कई बार स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है। लैग्रेंजिस इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीसरी जो टाइप है इसके अंदर वो है हैमिल्टनियंस, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो जो तीन ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से हम अगर कोई भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स गिवन है तो हम उसकी जो स्टडी है, उस मोशन की जो स्टडी है वो कर सकते हैं इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस की हेल्प से। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट कौन सा है अपना, जिसमें सेकंड मेथड बोल सकते हो आप। जो सेकंड मेथड है वो आता है कंजर्वेशन लॉज, यूजिंग कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज आपने अगर सुना होगा तो कंजर्वेशन लॉज तीन प्रकार के मेनली हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स में। कौन सा? पहला तो आता है कंजर्वेशन ऑफ, मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सेकंड आता है एंगुलर मोमेंटम, और थर्ड आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लीनियर मोमेंटम तो जिसे हम बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं ना, वो कंजर्व्ड होती है, कांस्टेंट। और अगर इसमें होता है एंगुलर मोमेंटम में क्या कंजर्व्ड होता है, एल जिसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, वो कंजर्व्ड होती है, उसे कांस्टेंट लेते हैं। और जो एनर्जी होती है उसके अंदर टोटल एनर्जी में क्या आता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी प्लस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों को सम है वो कांस्टेंट रहता है। अब इन इक्वेशंस की हम जो फर्दर डिटेल है, कंजर्वेशन लॉज की जो डिटेल है वो हम सेपरेट लेक्चर में स्टडी करेंगे, इस लेक्चर में स्टडी नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि जो P कांस्टेंट कब रहता है, L कांस्टेंट कब रहता है, और टोटल एनर्जी कब कांस्टेंट होती है, इनकी कंडीशंस होती है। ठीक है, तो वो कंडीशंस हम इस लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे। मेनली आपको बता देता हूं, कोई भी वेक्टर है, क्योंकि ये तीनों चीजें ये दो वेक्टर है, और जो एनर्जी है वो एक प्रकार का स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी इज ए प्रकार, एनर्जी का आप वेक्टर भी ले सकते हो और स्केलर भी ले सकते हो। कैसे? क्योंकि वर्क होता है, वर्क एक प्रकार का स्केलर है, एनर्जी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये कंजर्व्ड कब होगी, जब पार्टिकल की जो फोर्स है वो कंजर्व्ड होती है। मतलब अगर फोर्स कंजर्वेटिव है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस, सॉरी फोर्स कंजर्व्ड नहीं, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तब उस केस के अंदर हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। ये इनकी डिटेल है कंजर्वेशन लॉज की, हम सेपरेट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अब चलते हैं, ये दो मेनली अप्रोच मैंने अप्रोच बता दी है। एक तो पहली अप्रोच तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, और दूसरी अप्रोच यूजिंग कंजर्वेशन लॉज है। अगर ये दो ऐसी अप्रोचेज हैं जिनसे आप कोई भी डायनेमिक्स का क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं, और इन अप्रोच को लगाना मैं सिखाऊंगा क्लासिकल मैकेनिक्स के फर्दर आने वाली लेक्चर्स में। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे क्या है अपने पास, न्यूटन के मोशन, ये तो हो गया एक प्रकार का इंट्रोडक्शन। सेकेंडली अब हम आते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, अपन नाइन्थ में पढ़ते हैं ना, शायद नाइन्थ क्लास में पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब आप पीएचडी करते हैं ना, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ दे, क्योंकि 1687 के अंदर न्यूटन ने ये जो तीन लॉ दिए थे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन दिए थे, ये इतने इंपॉर्टेंट लॉज है जो बहुत सारी चीजों को सोल्व कर देते हैं। एक प्रकार से ह्यूमन बीइंग के लिए 1687 के अंदर एक प्रकार की सिविलाइजेशन थी, आप जिसे बोल सकते हैं, आप एक प्रकार का रेवोल्यूशन था इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, ऐसे लॉज हैं ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ की मैं जो स्टेटमेंट है वो राइट करता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, इसके तीन लॉ है ना, सो फर्स्ट लॉ,
सो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है वो हमारी यही है मेनली। मैंने इसको सिंपल वर्ड्स में लिख दी है क्योंकि जो लॉ की स्टेटमेंट है वो तो थोड़ी सी आप समझ सकते हैं, क्योंकि न्यूटन था, इंडिया का नहीं था, तो वो इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ी लिखेगा। तो वो जो रियल स्टेटमेंट है उसका सिंप्लीफिकेशन आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। क्या है? एन ऑब्जेक्ट विल बी एट परमानेंट, एन ऑब्जेक्ट विल बी परमानेंटली एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट परमानेंटली कब रेस्ट पे होगा? इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स है। इफ या यदि अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तब वो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंटली रेस्ट में रहेगा, विल बी एट परमानेंटली रेस्ट। एक होता है रेस्ट, एक होता है परमानेंटली रेस्ट। ठीक है, रेस्ट दो प्रकार का होता है। रेस्ट एक तो जैसे देखिए कि मैं चलता चलता आया और आके बेड पे बैठ गया, बैठ के फिर दोबारा खड़ा हो गया, ठीक है, तो वो तो थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया। और एक है कि कोई बंदा भगवान के पास चला गया, मान लीजिए गुजर गया, तो वो परमानेंटली रेस्ट पे हो गया। ठीक है, तो वो तो उम्र होने के बाद हो जाते हैं, अब क्या पता चलता है किसी का, वो अलग बातें हैं। तो मैं बता रहा हूं कि रेस्ट दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब है दूसरी इसकी और स्टेटमेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट विल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही और वो मूव कर रहा है, पहले से अगर मूव कर रहा है ना, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग जाती, या फिर स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। ठीक है, तो पार्टिकल के ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक पार्टिकल अपनी अपनी रेस्ट की पोजीशन है वो नहीं छोड़ेगा। अगर पहले से कांस्टेंट वेलोसिटी में इनिशियली मूव कर रहा है तो उसका वो मोशन है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। ठीक, ये फर्स्ट लॉ की मेन डेफिनेशन है। इसके अंदर क्या है मेन चीजें? मेन चीज ये है कि इसमें जो एफ नेट है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 रहेगी इफ, कंडीशन क्या है? इफ ऑब्जेक्ट इज एट परमानेंट रेस्ट। ठीक है, दूसरी बात, अगर एफ नेट 0 है, या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी ना, अगर एफ नेट 0 है तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। यही कह रहा है दोनों इस हिसाब से तो यही समझेंगे ना, क्योंकि अगर एफ नेट 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो 0 है, तो अगर इनिशियली वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो v वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अब मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। एक एग्जांपल मैं लेता हूं इसका, मान लीजिए ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल मान लीजिए x और y दो प्लेन बना लिए। ठीक, इस मैंने y एक्सिस के साथ एक जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग को अटैच कर दिया, और इस स्प्रिंग को एक फर्दर मैंने एक ब्लॉक के साथ अटैच किया है, ये वाला ब्लॉक। ठीक, इस ब्लॉक का मास मैंने ले लिया m। ठीक, और इसको मैंने इनिशियली रेस्ट पे माना है। ठीक है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इस जो बॉक्स है इस बॉक्स के ऊपर मैं एक्सटर्नली कोई फोर्स F लगा रहा हूं। ठीक है, जब इस बॉक्स के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स F लगेगी तब ये जो स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग, ये किस पोजीशन में चला जाएगा? वो एक ऐसा पोजीशन आएगा ना कि यहां से मूव करता करता वो करता 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 खींचता एक्सटेंड होगा, ये तो पता ही है। एक्सटेंड होके मान लीजिए वो इस पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, किस पॉइंट पर पहुंच गया? इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो ये वाला बॉक्स यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर फोर्स F लग रही थी। ठीक, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में उसकी जो स्प्रिंग है उसके अंदर एक्सटेंशन आ गई इतनी, मान लीजिए वो फुल्ली इस पॉइंट तक एक्सटेंड हुआ। ठीक है, तो ये फोर्स है अपनी कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट फोर्स अज्यूम किया। डन। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो अब मुझे ये बताना है कि इसमें जो ये मास है, इस मास की वजह से, इस मास के ऊपर फोर्स F लगने की वजह से ये जो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है उसमें मैक्सिमम एलोंगेशन
मैक्सिमम कितना एलोंगेट होगा ये बता सकते हैं आप? ये बताने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? ये बताने के लिए अब मान लीजिए कोई अप्रोच पता है क्या करेगा, मैक्सिमम एलोंगेशन के पोजीशन के ऊपर क्या है कि जो ग्लोक है ये यहाँ आके रुकेगा, मैक्सिमम एलोंगेट होगा जब यहाँ आके तो रुकेगा ही ना, रेस्ट पे आएगा। तो वो एक ऐसा रेस्ट होगा कि वो एक बार रुका, फिर स्प्रिंग इसको दोबारा अपनी तरफ खींच लेगा इस डायरेक्शन में, तो ये वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो लास्ट मैक्सिमम एलोंगेशन वाली पोजीशन है उसे रेस्ट पे लेके और उसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर देते हैं। नेट फोर्स 0 करेंगे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू के एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू के एक्स लिखेंगे तो x को F बाई के लिख देंगे और x मैक्स लिख देंगे, क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर जो F नेट होती है वो 0 लेते हैं ना, F नेट इज इक्वल टू 0, यानी कि F राइट है वही F लेफ्ट है और F जो अप लग रही है वही F डाउन है। मतलब जो अपवर्ड जितनी फोर्स लग रही है वही डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, जितनी राइट में लग रही है उतनी लेफ्ट में लग रही है, तभी नेट फोर्स 0 होती है, ठीक है। तो जो x मैक्स है उसे F बाई के लिख देंगे। पर ये जो जो लिखा है ना ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ये सही नहीं है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि जो लास्ट वाली पोजीशन है वो परमानेंट की रेस्ट की नहीं होती, ये पोजीशन एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए होती है, जो थोड़ा सा रेस्ट होता है, जो बिल्कुल कम सा। तो क्योंकि जो स्प्रिंग है वो अपना दोबारा कंप्रेशन करने की कोशिश करेगा, इसलिए परमानेंट रेस्ट ना होके वो एक सिंपल रेस्ट होता है, इसलिए हम ये मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। समझे इस बात को? तो मैं कहने का जो मतलब था वो आपके समझ में आ गया होगा कि परमानेंट रेस्ट कब लेते हैं, परमानेंट जब रेस्ट लेते हैं जब परमानेंटली रेस्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक बॉक्स पड़ा है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉक्स पड़ा है, तो ये बॉक्स पड़ा ही है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो एक इसका mg लगेगा और इस अगर इसका मास m है तो, और इस पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, तो इस पे जो F है F इज इक्वल टू F डाउन, इस केस में F डाउन के इक्वल होगी क्योंकि ये परमानेंटली रेस्ट पे है, तो उस केस में N इज इक्वल टू mg हम लिख देंगे अगर नॉर्मल फोर्स पूछे तो इस पे, ठीक है। तो ये तो हमें पता हो गया, ठीक, परमानेंट और नॉन परमानेंट रेस्ट का डन है। अब बात आती है सेकंड लॉ के ऊपर। फर्स्ट लॉ हो गया, समझ में आ गया फर्स्ट लॉ किस तरह से लेना है परमानेंट रेस्ट और किस तरह से स्मॉल रेस्ट लेना है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे है, परमानेंट रेस्ट पे है, तो उस पे एफ नेट 0 होगी, और अगर कोई पार्टिकल इनिशियली मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से और उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रही, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। अब यही है ना कि अगर कोई मान लीजिए एक गाड़ी जा रही है इस साइड, ठीक, और एक गाड़ी आई इस साइड से, तो ये आती 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 मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आके टक्कर मार गई कहीं पे, ये यहाँ पे थी और ये यहाँ पे थी, तो ये टक्कर मारेंगी तो पता नहीं राम ही जाने कहाँ जाएगी, इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, पता नहीं किधर जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब तक उस पे एक्सटर्नल इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये अपने कांस्टेंट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में मूव करती जा रही थी, इसे कोई दिक्कत नहीं थी। ये न्यूटन का पहला लॉ है, समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ के लिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं इसकी, अब ये है न्यूटन सेकंड लॉ। इसमें क्या लिखा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर जितनी नेट फोर्स लग रही है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp ओवर dt। p इज द क्या, लीनियर मोमेंटम, ये सेकंड लो है, ठीक है। और p लीनियर मोमेंटम है जिसकी वैल्यू क्या होती है, p इज इक्वल टू mv, डन। अगर mv होती है, अगर इसकी हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो p का जो मैग्नीट्यूड है वो mv होगा, ठीक है। और अगर एफ नेट के इसकी बात करें, एफ नेट के मैग्नीट्यूड की, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज एफ नेट ओनली, दिस विल बी डीपी ओवर dt, ठीक है। तो ये जो लो है सेकंड लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है, ठीक है। इस लो में क्या है कि इस लो से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व होने वाले हैं।
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही एक ऐसा लॉ है जिससे आपका डायनेमिक्स का लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े टिपिकल टाइप बोल सकते हैं, जिनको हम लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो वो हम फर्दर सेपरेट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसी लेक्चर में तो हम इसी का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अब मोमेंटम, इसमें p की वैल्यू पुट कीजिए, एफ नेट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ एम वी, दैट इज डी एम ओवर डी टी इंटू में v प्लस में m इंटू डी वी ओवर डी टी। क्योंकि आपने अगर इक्वेशन ऑफ ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो उसमें ये u इंटू वी लेंगे। हमें नहीं पता कि मास हमारा कांस्टेंट है और वेरिएबल है, ठीक है। अगर मास तुम्हारा कांस्टेंट है या वेरिएबल है तो उसके लिए फर्दर दो केस बनेंगे। पहला, इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तब क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो उसका डेरिवेटिव जीरो, यानी कि अगर ये जीरो, इट इंप्लाइज एफ नेट कितनी होगी, एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट सिर्फ ये बचेगी, ये वाली ये बचेगी, तो m इंटू डीवी ओवर डी टी बचेगी, दैट इज डीवी ओवर डी टी को हम एक्सेलरेशन लिखते हैं। सो एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। यहां से जो फॉर्मूला है आपका f इज इक्वल टू ma, वो निकल के आता है f इज इक्वल टू ma, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयर m इज इक्वल टू मास दैट इज कांस्टेंट। इसको आप मत भूलना क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। m f इज इक्वल टू ma हो गया। अब अगर हमारा सेकंड क्या है कि मास कांस्टेंट नहीं है, सेकंड, इफ m इज नॉट कांस्टेंट दैट इज वेरिएबल। अगर मास तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो उस केस में ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये वैलिड नहीं होगी। उस केस में क्या लिखेंगे हम, f इज इक्वल टू dp ओवर dt लिखेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन ये लिखेंगे। दूसरा, इफ mass is ejected or added to some object, तो उस केस में हम फोर्स की वैल्यू है वो क्या लिखेंगे, F प्लस वी जी डी एम ओवर डी टी इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, वी जी एफ टी, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप लर्न कर लीजिए, ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये इक्वेशन तब वैलिड है जब तुम्हारा मास है क्या, जब तुम्हारा मास या तो इजेक्ट हो रहा है सिस्टम से या ऐड हो रहा है, उस केस में। तो ये F क्या है, फोर्स ड्यू टू मास इजेक्टेड और एडेड, ठीक है। ये नॉन फोर्स है, कितनी, ये तो है हमारे पास, उसके ऊपर जो गिवन फोर्स होगी ना, ये वो फोर्स है, गिवन फोर्स, ठीक। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स ड्यू टू मास इजेक्टेड और एडेड। और जो Vg है, Vg पता क्या, वेलोसिटी ऑफ मास इजेक्टेड और एडेड। इजेक्टेड मतलब निकला, एडेड मतलब उसके अंदर ऐड हुआ, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना इसे, क्योंकि मास चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन की भी जरूरी, मतलब कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं वो भी जरूरी है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आ गया इतना। तो अब अगर वेरिएबल मास के कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वेरिएबल मास का जो क्वेश्चन है या तो वो इस इक्वेशन से सोल्व होगा, ठीक है, और या वो इस इक्वेशन से सोल्व होगा। ये वाली दो इक्वेशन लर्न कर लेंगे तो आपका वेरिएबल मास का क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तो हम इसमें वेरिएबल मास के जो क्वेश्चंस है वो सेपरेट वीडियो में जो लेक्चर होगा उसमें स्टडी करेंगे ज्यादा। इसमें हमारा जो ये आगे डायनेमिक्स में है वो लगभग कांस्टेंट मास के क्वेश्चंस हैं वही आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड लॉ, समझ में आ गया सेकंड लॉ क्या है। अब सेकंड लॉ के बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे भी किस तरह से सेकंड लॉ के बेसिस पे अगर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फोर्स गिवन होगी, तो सेकंड लॉ को अप्लाई कैसे करना है। मेन जो दिक्कत आती है वो न्यूटन्स लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसे अप्लाई करने में ही प्रॉब्लम आती है। अगर आपको एक बार अप्लाई करने आ गया इक्वेशन, तब आपका लगभग काम है वो सोल्व हो जाएगा। अब है थर्ड लॉ पे बात,
थर्ड लॉ, थर्ड लॉ तो बहुत इजी लॉ है, थप्पड़ वाला लॉ जिसे बोलते हैं थप्पड़। अगर आप एक थप्पड़ मारेंगे तो सामने वाला तुम्हारे भी मारेगा, कोई मेरे जैसा शरीफ होगा वो नहीं मारेगा, वो खा लेगा। खा लेगा क्या? नहीं खाएगा। चलिए थर्ड लॉ, खाएगा नहीं खाएगा आप पे डिपेंड करता है। थर्ड लॉ की डेफिनेशन है, ये तो आपने सुना ही होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लिखूं क्या? चलो लिख देता हूं, टू एवरी एक्शन, एक्शन एक प्रकार की फोर्स को बोलते हैं अपन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन भी एक प्रकार की फोर्स ही है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब कि आप किसी चीज को जितना पुश करोगे वो चीज आपको उतना ही वापस पुश करेगी। जितना आप पढ़ाई के अंदर मेहनत लगाओगे उतना ही मेहनत आपके अंदर मन लगाएगी। ओ क्या कह दिया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, ये ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए वही है ना कि जैसे ये ब्लॉक है, हवा में आ गया क्या, इसे मान लीजिए ये ग्राउंड के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये ब्लॉक अगर इस ग्राउंड पे पड़ा है तो ये जो ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक इस ग्राउंड के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है नीचे वाली साइड, mg अगर फोर्स लगा रहा है तो ये ग्राउंड कम नहीं है, ग्राउंड भी उतने ही फोर्स इस पे लगाएगा जिसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, तो n इज इक्वल टू mg बोलते हैं। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बोला जाता है इसे। तो इसी तरह से क्या है कि अगर मान लीजिए ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने इस साइड में फोर्स लगाई F, तो क्या होगा, ये वाली फोर्स F है इस ब्लॉक पे लगा रही है, ये दीवार है, ये वर्टिकल दीवार है। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक है, ये तुम्हारे ऊपर रिटर्न फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स होगी? वो यहां से नॉर्मल लगेगा, वो वाली फोर्स होगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं। डन। अब जो आगे बातें हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है और कौन कौन सी फोर्सेस लग सकती हैं, एक फोर्स की अलग से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, जो जिसके अंदर हम समझेंगे कि फोर्स के कौन कौन किस किस टाइप की फोर्सेस होती हैं, किस किस तरह से पार्टिकल्स पे लग सकती हैं। तो इस लेक्चर में हमने जो देखा इसे छोटा करके देख लेते हैं एक बार। आज हमने पढ़ा डायनामिक्स, डायनामिक्स की डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कंजर्वेशन भी किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व, जो कोई भी डायनामिक्स इक्वेशन है उसे सोल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन लॉज, और कंजर्वेशन लॉज 3 प्रकार के लॉज होते हैं, इनकी डिटेल हम फर्दर बाद में स्टडी करेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पहला लॉ की डेफिनेशन और इसका परमानेंट रेस्ट वगैरह, और विदा परमानेंट रेस्ट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और था हमारा सेकंड लॉ, और हमारा पढ़ा हमने वेरिएबल मास का भी सिस्टम और कांस्टेंट मास का सिस्टम, मास कांस्टेंट है और वेरिएबल है। ठीक है, ये हुआ, और उसके बाद मास इजेक्टेड, अगर मास ऐड हो रहा है और इजेक्ट हो रहा है तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कौन सी होगी, और थर्ड लॉ। ठीक, तो ये चीजें आज के लेक्चर में हमने देख ली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले भागो मत भागो मत, सब्सक्राइब जरूर करके जाओ और कमेंट जरूर करो, नीचे लिखो क्या आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ हेल्पफुल लगा नहीं लगा, कैसा लगा लेक्चर, और फीडबैक जरूर दें। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।